एक शरीफ नौजवान जिसे कदम कदम पर संसार किया गया। जालिम माशरे की नाइंसाफियों, करप्ट पुलिस और दौलतमंद बदमाशों ने उसे भी एक गुंडा बनने पर मजबूर कर दिया। और जब एक शरीफ इंसान जराइम पेशा बन जाए तो वो सब गुंडों से ज्यादा खतरनाक हो जाता है। एक बदकिस्मत नौजवान जिसे जुर्म की दलदल ने एक आतिशफशां बना दिया। बदले की आग में जलते एक शरीफ नौजवान की कहानी। वो लोग सरोबी नामी शहर से चंद मील के फासले पर थे। उनके पास खाने पीने को भी कुछ नहीं रहा था। उन्होंने दोपहर के वक्त एक जंगल में पड़ाव डाला तो ये फैसला किया गया कि मोहम्मद उमर सरोबी शहर जाकर खाने पीने का कुछ सामान ले आए और ये लोग यहीं रुककर उसका इंतजार करें। मोहम्मद उमर ने कहा, ठीक है, मैं कुछ देर में रवाना हो जाऊंगा। हो सकता है वापसी में देर हो जाए, रात भी हो सकती है। तुम लोग यहाँ से इधर उधर मत जाना। अगर रास्ते से हट गए तो इन्हीं पहाड़ों में भटकते रहोगे। शारिक ने कहा, फिक्र मत करो, हम तुम्हें इसी जगह पर मिलेंगे। मोहम्मद उमर चला गया। वो लोग वहीं बैठे बातें करते रहे। कुछ ही देर के बाद नौलखा ऊँघने लगा। समीना भी एक दरख्त से टेक लगाए बैठे बैठे ऊँघ गई। शाहपरी अपनी जगह से उठकर शारिक के करीब आ गई। शारिक घबरा गया। उसे समझने में देर न लगी कि शाहपरी अब मौके से फायदा उठाने की कोशिश करेगी। उसका ख्याल दुरुस्त निकला। शाहपरी अपनी जगह से सरकती हुई उसके साथ आकर बैठ गई। शारिक के दिल की धड़कन तेज हो गई। वो कनखियों से समीना की तरफ देखने लगा जो सूरत हाल से बेखबर ऊँघ रही थी। शाहपरी ने अपना सर शारिक के कंधे से टिका दिया। शारिक बदहवास सा हो रहा था। उसे खौफ था कि अगर नौलखे या समीना की आंख खुल गई तो गजब हो जाएगा। इसके बरक्स शाहपरी बड़ी मुतमईन नजर आ रही थी। उसने गर्दन घुमाकर शारिक की तरफ देखा। उसके होंठों पर मुस्कुराहट थी। उसने एक बाजू शारिक की गर्दन में हमायल कर दिया। शारिक अपने आप को उससे अलग हटाने की कोशिश कर रहा था। दफतन फजा फायर की आवाज से गूंज उठी। शारिक उछल पड़ा। शाहपरी भी बदहवास होकर उससे लिपट गई। नौलखा और समीना की आंख खुल गई। आंख खुलते ही समीना ने जो मंजर देखा वो उसे चौंका देने के लिए काफी था। वो हकलाई, ये क्या? ये आवाज कैसी थी? शारिक बोला, जंगल में किसी ने गोली चलाई है। शाहपरी डर कर मुझसे लिपट गई। वो शाहपरी को पीछे हटाने लगा। समीना की आंखों में उलझन तैर गई। शाहपरी का अंदाज ऐसा नहीं था कि वो डर कर लिपटी हो। उसने घूरती हुई नजरों से शाहपरी को देखा और फिर शारिक की तरफ देखने लगी। उसके दिल में शुबहात जन्म ले रहे थे। ठीक उसी लम्हे एक और फायर हुआ। इस मर्तबा गोली उनके करीब ही एक दरख्त पर लगी। वो सब उछलकर दरख्तों की आड़ में हो गए। उन्हें यह समझने में देर न लगी कि वो जो कोई भी था उन्हीं को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा था। शारिक ने अपनी राइफल उठा ली। कुछ देर तक सामने दरख्तों में देखता रहा। बिलाखिर एक आदमी उसे नजर आ गया। स्याह लिबास में मलबूस एक आदमी दरख्तों की आड़ लेता हुआ तेजी से एक तरफ से दूसरी तरफ चला गया। शारिक बोला, तुम लोग यहीं रुको, मैं उसे पीछे से जाकर घेरने की कोशिश करता हूँ। वो राइफल संभाले दरख्तों में एक तरफ दौड़ता चला गया। उसके कुछ ही देर के बाद शाहपरी भी अपनी राइफल संभाले एक तरफ दौड़ती चली गई। समीना और नौलखा वहीं दरख्तों के पीछे छुपे खड़े रह गए। उस आदमी ने वक्फे वक्फे से 2 फायर और किए। नौलखा बड़बड़ाया, पता नहीं कौन बेवकूफ है ये, हमसे इसकी क्या दुश्मनी हो सकती है जो ये हमें मारने पर तुला हुआ है। समीना बड़बड़ाई, ये दुनिया पागलों और बेवकूफों से भरी पड़ी है, होगा कोई। शाहपरी दरख्तों में छुपती हुई स्याह लिबास वाले उस शख्स के बहुत पीछे निकल गई। वो दरख्तों की आड़ लेते हुई मोहतात अंदाज में आगे बढ़ने लगी और बिलाखिर उसने स्याह लिबास वाले उस शख्स को देख लिया। उसकी शक्ल देखकर वो चौंके बगैर न रह सकी। वो गिरोह के उन आदमियों में से एक था जिन्हें शारिक ने अरगून की तरफ भेजा था। शाहपरी राइफल संभाले दबे कदमों आगे बढ़ती रही। वो आदमी उसकी नजरों में आ गया। अगर वो चाहती तो उसे गोली मार सकती थी, लेकिन वो उसे जिंदा पकड़ना चाहती थी ताकि उससे दूसरे आदमियों के बारे में पूछा जा सके। वो अभी 10-12 गज के फासले पर थी कि उसका एक पैर झाड़ी में उलझ गया। वो लड़खड़ा गई। आहट सुनकर वो शख्स तेजी से पीछे मुड़ा और इससे पहले कि वो अपनी राइफल सीधी करता, शाहपरी ने संभलने की कोशिश करते हुए ट्रिगर दबा दिया। उसने अगरचे फायर बदहवासी में किया था, लेकिन खुशकिस्मती से गोली ने अपना टारगेट तलाश कर लिया। गोली उस स्याहपोश के दाएं बाजू पर लगी। वो बुरी तरह चीख रहा था। राइफल भी उसके हाथ से छूट कर गिर गई थी। वो राइफल उठाने के लिए लपका, लेकिन शाहपरी ने एक और फायर कर दिया। इस मर्तबा गोली उस शख्स के पैरों के करीब लगी। शाहपरी ने चीख कर फारसी में कहा, रुक जाओ, अगर तुमने कोई हरकत की तो खोपड़ी उड़ा दूंगी। वो शख्स रुक गया। उसने दूसरे हाथ से जख्मी बाजू थाम लिया जिससे खून बह रहा था। गोली कलाई से जरा ऊपर हड्डी तोड़ती हुई निकल गई थी। शाहपरी राइफल संभाले नपे तुले कदम उठाती हुई उसके करीब आ गई। सबसे पहले उसने स्याहपोश की गिरी हुई राइफल उठाकर बाएं कंधे पर लटका ली और उसे अपनी राइफल की जद पर लेते हुए गुर्राई, खामोशी से आगे चलते रहो, भागने की कोशिश की तो उड़ा दूंगी।
स्यापोश अपना जख्मी बाजू थामे खामोशी से उसके आगे चल पड़ा। उसी वक्त शारिक भी दरख्तों में दौड़ता हुआ वहां पहुंच गया। ये सूरत हाल देखकर उसकी आंखें हैरत से फैलती चली गईं। शाहपरी का एक नया रुख उसके सामने आया था। जब तक वो मलिक तोती खान की हवेली में थी, उस वक्त तक शाहपरी एक शर्मीली सी लड़की लगती थी। वो कभी खुलकर उसके सामने भी नहीं आई थी। फिर मलिक तोती खान की हवेली से फरार के बाद वो डरी डरी और सहमी सहमी सी लड़की लगी थी। और जब तोर खान ने उसकी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की तो उसके बाद तो वो कुछ और डर गई थी। लेकिन 2-3 रोज पहले वो अचानक ही शारिक के सामने इजहार मोहब्बत कर बैठी। 2 रोज पहले उसने एक पहाड़ी बकरा शिकार किया था और अब उसने इस खतरनाक स्याहपोश को शिकार कर लिया था जो छुपकर इन सबको मौत के घाट उतार देना चाहता था। शारिक भी उस स्याहपोश की शक्ल देखकर चौंक गया। वो उसी के गिरोह का आदमी था। उसे यहाँ देखकर शारिक को समझने में देर न लगी कि गिरोह के दूसरे आदमी भी आसपास ही कहीं मौजूद होंगे। वो लोग उसे अपने पड़ाव में ले आए। समीना और नौलखा भी उसे देखकर चौंक गए। समीना उसकी तरफ देखते हुए बोली, अरे ये तो समंदर खान है, इसे तो हमने दूसरे आदमियों के साथ अरगून की तरफ भेजा था। स्यापोश बोला, हाँ मैं समंदर खान हूँ। उस वक्त हमें मालूम नहीं था कि तुम लोग हमारे साथ धोखा करोगे। अगर पता चल जाता तो तुम लोगों को उसी वक्त मार दिया जाता, लेकिन बचकर तुम लोग अब भी नहीं जा सकते। शारिक बोला, हमें कौन रोक सकता है। समंदर खान ने कहा, मेरे साथ जो सरोबी में मौजूद हैं, मैं अपने एक अजीज से मिलने इस तरफ गांव गया हुआ था। वापस जा रहा था कि तुम लोग नजरों में आ गए। मेरे साथ ही तुम लोगों की तलाश में हैं। हम लोगों ने पुलिस को भी इत्तला दे दी है। तुम लोग निकल नहीं सकोगे। बेहतर यही है कि बेमौत मरने की बजाय मेरे साथ चलो। हम अब भी तुम्हें सरदार तस्लीम करने को तैयार हैं। शारिक ने कहा, तुम्हारा सरदार तो मैं अब भी हूँ। तुम लोग अच्छी तरह जानते हो कि तुम्हारा सरदार जो चाहे कर सकता है। तुम लोगों में से कोई भी उसे नहीं रोक सकता। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगा, तुम अगर हमें देखकर खामोशी से निकल जाते तो शायद बाद में हम तुम लोगों के घेरे में आ जाते। लेकिन हम पर फायर खोलकर तुमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। अब तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा सकोगे। समंदर खान बोला, मुझे मार कर तुम खुद मुसीबत में फंस जाओगे। मेरे साथियों को मालूम है कि मैं इस तरफ गांव गया था। अगर शाम तक भी वापस न पहुंचा तो वो लोग मेरी तलाश शुरू कर देंगे और इस तरह तुम लोग भी उनकी नजरों में आ जाओगे। शारिक ने मुस्कुराते हुए कहा, हम इन चक्करों में आने वाले नहीं हैं। फिर वो शाहपरी की तरफ घूम गया। बोला, शाहपरी, क्या तुम्हारे ख्याल में इसे छोड़ देना चाहिए? शाहपरी का जवाब हैरत अंगेज और खौफनाक था। उसने राइफल की नाल समंदर खान के सीने की तरफ उठाकर ट्रिगर दबा दिया। तड़तड़ाती हुई कई गोलियां राइफल की नाल से निकलकर समंदर खान के सीने में पैवस्त हो गईं और वो मुंह से आवाज निकाले बगैर ढेर हो गया। उसके जिस्म से खून के फव्वारे बह निकले। ये सब कुछ इस कदर अचानक और गैर मुतवक्के हुआ था कि कोई भी कुछ न समझ सका। और जब उनके हवास बहाल हुए तो समंदर खान की लाश उनके सामने पड़ी हुई थी और शाहपरी की आंखों में चिंगारियां सी सुलग रही थी। समीना तेजी से आगे बढ़ते हुए बोली, ये क्या किया तुमने? शाहपरी बोली, वही जो मुझे करना चाहिए था। अगर ये कुछ देर जिंदा रहता तो शायद हम में से किसी को इस पर तरस आ जाता और इसे छोड़ दिया जाता। इसका यहाँ से जिंदा चले जाना हम सब की मौत का बायस बन सकता था, इसलिए मैंने इसे खत्म कर दिया। शारिक बोला, बहुत अच्छा किया तुमने। अब सबसे पहले इसकी लाश को ठिकाने लगाना चाहिए, मगर इसकी कब्र कैसे खोदेंगे? नौलखे ने कहा, हम कम से कम ये तो कर सकते हैं कि इस लाश को झाड़ियों से ढक दें। फिर वो सब लाश को झाड़ियों से ढकने लगे और उसके कुछ ही देर के बाद वो लोग वहां से पड़ाव उठाकर चल पड़े। ये समंदर खान की मौत के दूसरे दिन की बात थी और वही हुआ जिसका शारिक को अंदेशा था। समीना ने उसे और शाहपरी को रंगे हाथों पकड़ लिया। दिन भर के सफर के बाद रात का खाना खाते ही वो लोग सो गए। शारिक जाग रहा था। आधी रात के करीब वो पड़ाव से निकलकर तकरीबन 200 गज दूर एक पत्थर से टेक लगाकर बैठ गया। उसे वहां बैठे हुए चंद ही मिनट हुए थे कि अपने अकब में हल्की सी आहट सुनकर वो चौंक गया। उसने मुड़कर देखा और उसके साथ ही उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। वो शाहपरी थी जो दबे कदमों आ रही थी। शाहपरी उसके करीब बैठ गई। शाहपरी उसकी तरफ देखते हुए सरगोशियाना लहजे में बोली, मैं जाग रही थी। मैंने तुम्हें इस तरफ आते देख लिया था। कुछ देर इंतजार करने के बाद मैं भी आ गई। हम यहाँ बैठकर बातें करेंगे। शारिक अपने सांस पर काबू पाते हुए बोला, देखो शाहपरी, ये जो कुछ भी हो रहा है ठीक नहीं है। अगर किसी को पता चल गया तो? शाहपरी उसकी बात काटते हुए बोली, डरना तो मुझे चाहिए कि मैं लड़की हूँ, लेकिन हैरत है कि तुम मर्द होकर भी औरतों की तरह डर रहे हो। तुम्हारी जगह कोई और मर्द होता तो। इस मर्तबा शारिक ने उसकी बात काट दी तो बहुत खुश होता, लेकिन मैं किसी और किस्म का मर्द हूँ। मैं समीना। शाहपरी बोली, बस करो, तंग आ गई हूँ मैं ये नाम सुन सुनकर। मुझे मालूम है कि तुम दोनों एक दूसरे को कितना चाहते हो, लेकिन मैं साबित कर दूंगी कि मैं तुम्हें समीना से ज्यादा चाहती हूँ। शारिक बोला, लेकिन शाहपरी ने फिर उसकी बात काट दी। बोली, लेकिन छोड़ो इन बातों को, कोई और बात करो।
मैं यहाँ इसलिए नहीं आई कि हम ऐसी बातों पर झगड़ा शुरू कर दें जिनका हमें कोई फायदा नहीं। वो दोनों मध्यम लहजे में बातें कर रहे थे कि अपने करीब किसी के खांसने की आवाज सुनकर वो चौंक गए। शारिक ने गर्दन उठाकर देखा, उसके साथ ही उसका दिल उछलकर हलक में आ गया। शारिक एक झटके से उठकर खड़ा हो गया। शाहपरी भी एक तरफ हट गई। उन दोनों की नजरें समीना पर जमी हुई थीं। समीना चंद लम्हे उसकी तरफ देखती रही और फिर कुछ कहे बगैर वापस चली गई। पड़ाव में पहुंचकर शारिक ने मोहम्मद उमर और नौलखे की तरफ देखा। वो दोनों गहरी नींद सो रहे थे। समीना भी अपनी जगह पर लेट गई। शाहपरी आमतौर पर उसके करीब ही लेटा करती थी, लेकिन उस वक्त आगे बढ़ने की उसमें हिम्मत नहीं हो रही थी। वो नौलखे से कुछ फासले पर बैठ गई। शारिक खामोश खड़ा समीना को देख रहा था, जो दूसरी तरफ मुंह किए लेटी हुई थी। शारिक ने जब समीना को अपने और शाहपरी के सामने खड़े देखा तो उसका ख्याल था कि वो हंगामा मचा देगी, लेकिन उसने जबान से एक लफ्ज भी न कहा। और शारिक के ख्याल में ये खामोशी किसी तूफान का पेश खैमा बन सकती थी। शारिक समीना के पास आकर बैठ गया। समीना ने नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा। उसकी जबान अगरचे खामोश ही रही, मगर आंखों ने बहुत कुछ कह दिया। शारिक ने सरगोशी की, समीना मुझसे नाराज हो? समीना बोली, मुझे तुमसे नाराज होने का क्या हक है? मैं कौन हूं तुम्हारी? उसके लहजे में बेपनाह उदासी थी। शारिक बोला, ऐसे मत कहो समीना, मैं। समीना ने उसकी बात काट दी। बोली, मोहम्मद उमर और नौलखा सो रहे हैं। बातों की आवाज सुनकर वो जाग जाएंगे, उनकी नींद खराब होगी। तुम सो जाओ। शारिक को समीना के रवैये पर बड़ी हैरत हुई। वो सोच भी नहीं सकता था कि ये सब कुछ देखने के बाद समीना इस तरह खामोश रहेगी। दूसरे दिन सुबह सवेरे वो लोग वहां से रवाना हो गए। सफर के दौरान समीना आमतौर पर शारिक के करीब रहा करती थी, लेकिन उस रोज समीना ने जानबूझकर अपना घोड़ा उससे आगे रखा। वो नौलखे के साथ साथ चल रही थी और ऊंची आवाज में बातें कर रही थी। उसकी बातों में ऐसा कोई तासुर नहीं था जिससे नौलखे को किसी किस्म का शुबा होता। शारिक और शाहपरी सबसे पीछे थे। समीना से उनका फासला तकरीबन 50 गज था। समीना ने एक मर्तबा भी पीछे मुड़कर न देखा। शाहपरी ने शारिक की तरफ देखते हुए कहा, तुम तो कहते थे समीना कयामत मचा देगी, क्या किया है उसने? वो तो एक लफ्ज भी नहीं बोली। शारिक ने कहा, तुम समीना को नहीं जानती। समीना की इस खामोशी के पीछे एक तूफान छुपा हुआ है। वो जब जबान खोलेगी तो तुम सुन नहीं सकोगी। शाहपरी मुस्कुराई, बोली, लेकिन मेरा ख्याल है वो जबान नहीं खोलेगी। और शाहपरी का ये ख्याल गलत निकला। उसी रोज दोपहर को समीना गुब्बारे की तरह फट पड़ी। उसने शाहपरी से तो कुछ न कहा, अलबत्ता शारिक को झंझोड़ कर रख दिया। और जब शाहपरी ने मुदाखलत करने की कोशिश की तो समीना ने उसे भी बुरी तरह डांट दिया। मोहम्मद उमर और नौलखा हैरत से ये सब कुछ देख रहे थे। अब समीना और शाहपरी के इख्तिलाफात खुलकर सामने आ गए थे। वो न सिर्फ शाहपरी से दूर रहने की कोशिश कर रहा था, बल्कि समीना से भी फिलहाल दूर ही रह रहा था। शाम को वो लोग बोरमल के करीब पहुंच गए। बोरमल पाकिस्तान की सरहद से कुछ दूर एक दरमियाने दर्जे का कस्बा था। उन्होंने जिस जगह पड़ाव डाला था वो जगह बोरमल से तकरीबन 3 मील के फासले पर थी। उन्हें नशेब में उस कस्बे की रोशनियां दिखाई दे रही थी। रात को खाना खाने के बाद वो लोग जल्द ही सो गए। आधी रात के बाद फायर की आवाज सुनकर वो लोग जाग गए और फिर ये देखकर हवास बाख्ता हो गए कि उन्हें चारों तरफ से पुलिस ने घेर रखा था। पुलिस वालों की तादाद 6 थी और उन सब की राइफलें शारिक वगैरह की तरफ उठी हुई थीं। पुलिस पार्टी के इंचार्ज ने कहा, पूरे अफगानिस्तान की पुलिस तुम लोगों को तलाश कर रही है। हमें इत्तला मिली थी कि तुम लोग इस तरफ आ रहे हो। हमने सरहद की तरफ जाने वाले तमाम रास्तों की निगरानी शुरू कर दी थी और बिलाखिर तुम लोग हमारी गिरफ्त में आ ही गए। अब तुम लोगों को कोई नहीं बचा सकेगा। शाहपरी चीखी, मैं बेकसूर हूँ। मैं अफगान लड़की हूँ। ये लोग मुझे जबरदस्ती अपने साथ ले जा रहे थे। ये खूनी और कातिल हैं। वो शारिक वगैरह की तरफ इशारे करते हुए चीख रही थी, ये लोग मुझे भी कत्ल कर देंगे। मुझे बचा लो इन लोगों से, ये खूनी और कातिल हैं। शाहपरी चीख रही थी और शारिक और समीना मुतवहश निगाहों से उसकी तरफ देख रहे थे। किसी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। वो सोच भी नहीं सकते थे कि शाहपरी ऐसी कोई हरकत कर सकती है। समीना तो उसे एक ख्वाब समझ रही थी, लेकिन वो ख्वाब नहीं, हकीकत थी। शाहपरी उनका साथ छोड़ चुकी थी और उन पर इल्जामात लगाए जा रही थी। हालांकि ये वही शाहपरी थी जिसने कदम कदम पर उनका साथ दिया था। उसके माँ बाप ने उनकी खातिर अपनी जानें कुर्बान की थी और ये वही शाहपरी थी जिसे शारिक ने तोरखान जैसे वहशी अफगानों के हाथों से बचाया था। और अब वही शाहपरी उनसे गद्दारी करके उन पर इल्जाम लगा रही थी। समीना बिलाखिर उसकी तरफ देखते हुए बोली, शाहपरी, ये तुम क्या कर रही हो? क्या तुम्हें एहसास है कि तुम क्या कह रही हो? शाहपरी ने उसे घूरते हुए कहा, मैं जो कुछ भी कर रही हूँ ठीक कर रही हूँ और मुझे पूरी तरह एहसास है। मेरे माँ बाप तुम लोगों की वजह से धोखे में मारे गए। हमारा घर बार और पूरा खानदान तबाह हो गया। तुम लोग गन पॉइंट पर मुझे अपने साथ रखे हुए थे। इससे पहले भी मैं मौके की तलाश में थी, लेकिन मुझे कोई मौका नहीं मिल सका। मैं तुम लोगों का मंसूबा समझ चुकी थी। तुम लोग सरहद पार पहुंचकर मुझे कत्ल कर देते और खुद सरहद पार कर जाते। उसने शारिक की तरफ इशारा किया, बोली, ये इस गिरोह का सरगना है। मेरे माँ बाप के कत्ल के जिम्मेदार यही लोग हैं।
ये लोग अब तक कई मुहिब्बे वतन अफगानों को कत्ल करा चुके हैं। इन्हें बचकर नहीं जाना चाहिए। मैं इनके जराइम की चशमदीद गवाह हूँ। मैं गवाही दूंगी कि इन्होंने मेरे सामने बहुत से लोगों को कत्ल किया है। समीना दांत कचकचाते हुए बोली, शाहपरी, मुझे मालूम नहीं था कि तुम आस्तीन का सांप साबित होगी। हमने तुम्हें तोर खान से बचाकर वाकई गलती की। शाहपरी बोली, गलती तो मैंने की जो अपनों को छोड़कर अब तक तुम्हारा साथ देती रही। फिर वो समीना के चेहरे पर नजरें जमाते हुए बोली, लेकिन अब मैं कोई गलती नहीं करूंगी। और तुम तो बहुत जलील औरत हो। तुम तो मुझे मोहब्बत के हक से भी महरूम करना चाहती हो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम एक औरत हो और जानती हो कि औरत जब इंतकाम लेने पर आती है तो दुनिया की कोई ताकत उसका रास्ता नहीं रोक सकती। मैं तुम्हें अपने रास्ते की रुकावट नहीं बनने दूंगी। समीना बोली, क्या तुम समझती हो कि इस तरह शारिक को हासिल कर सकोगी? शाहपरी बोली, नहीं, लेकिन मैं शारिक को तुम्हारे पास भी नहीं रहने दूंगी। फिर वो पुलिस वालों की तरफ देखते हुए बोली, इन लोगों को पकड़ लो। मैं गवाही दूंगी कि इन लोगों ने कहां कहां और किन किन लोगों को कत्ल किया है। समीना गुर्राई, तुम पछताओगी शाहपरी। शाहपरी बोली, मुझे उसकी परवाह नहीं है, लेकिन तुम लोगों को तुम्हारे जराइम की सजा जरूर मिलेगी। समीना कुछ कहना चाहती थी, लेकिन एक पुलिस वाला जो इस पार्टी का इंचार्ज था आगे आ गया। उसने समीना के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। समीना चीख कर पीछे गिर गई। पुलिस वाले ने शाहपरी को मुखातिब करते हुए कहा, तुम उस तरफ जाओ। ये लोग अब तक बचते हुए आए हैं, लेकिन मैं देखता हूं कि अब किस तरह बचते हैं। शाहपरी ने मुस्कुराते हुए समीना और शारिक वगैरह की तरफ देखा और अपनी जगह से हटकर पुलिस वालों की तरफ आ गई। समीना उठकर खड़ी हो गई। वो अपना गाल सहलाते हुए खा जाने वाली नजरों से शाहपरी की तरफ देख रही थी। पुलिस पार्टी के इंचार्ज ने शाहपरी को इशारा किया, बोला, इनकी राइफलें उठा लो और तुम घोड़ों के करीब चली जाओ। शाहपरी ने आगे बढ़कर जमीन पर पड़ी हुई शारिक वगैरह की राइफलें उठा ली और मुस्कुराते हुए उल्टे कदमों पीछे हटने लगी। पुलिस वालों के घोड़े वहां से तकरीबन 50 गज दूर थे। तकरीबन 10 गज दूर पहुंचकर शाहपरी एक पत्थर से टकराई और लड़खड़ा कर पुश्त के बल गिरी। राइफलें भी नीचे गिर गईं। पुलिस वाले मुड़कर उसकी तरफ देखने लगे। शाहपरी ने फारसी जबान में कुछ कहा और राइफलें उठाने लगी। और फिर वो कुछ हो गया जिसकी कोई तवक्को नहीं कर सकता था। पहली राइफल उठाते ही शाहपरी ने उसका ट्रिगर दबा दिया। ऑटोमेटिक राइफल थी और उसका मैगजीन भरा हुआ था। फजा गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठी। गोलियों की इस तड़तड़ाहट में पुलिस वालों की चीखों की आवाजें भी शामिल थीं। पुलिस वाले चीखते हुए गिर रहे थे और गिर गिर कर तड़प रहे थे, लेकिन शाहपरी ने ट्रिगर से उंगली ना हटाई। ट्रिगर से उंगली उसने उस वक्त हटाई जब तमाम पुलिस वाले खाको खून में लौट कर बेहरकत हो चुके थे। समीना, शारिक, नौलखा और मोहम्मद उमर हैरत से ये सब कुछ देख रहे थे। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। शाहपरी ने राइफल फेंक दी और उठकर दौड़ती हुई समीना से लिपट गई। समीना मबहूत सी खड़ी थी और जब उसे एहसास हुआ तो उसने दोनों बाहें शाहपरी के गिर्द लपेट दी और उसे भींच लिया। समीना के हलक से घुटी घुटी सी आवाज निकली, शाहपरी। शाहपरी ने पीछे हटकर उसका मुंह चूम लिया। बोली, समीना, क्या तुम समझती हो कि मैं तुम लोगों से गद्दारी कर सकती हूँ? वो एक लम्हे को खामोश हुई, फिर बोली, मैं अगर ये ड्रामा न करती तो ये पुलिस वाले या तो हम सबको मार डालते या हमें अपने साथ ले जाते और हम सब जिंदगी भर जेलों में सड़ते रहते। नौलखे ने मुदाखलत की, बोला, जेलों में क्यों सड़ते रहते? हम पर इतने लोगों के कत्ल के इल्जाम हैं, जेल जाने की नौबत ही ना आती। जेल के दरवाजे में कदम रखने से पहले ही ये लोग हमें छलनी कर देते। मोहम्मद उमर ने आगे बढ़ते हुए कहा, तुम ठीक कहते हो। ये तो शाहपरी की अक्लमंदी है कि इसने हम सबको अजियतनाक मौत से बचा लिया। समीना बोली, हाँ, हम सबको शाहपरी का शुक्रगुजार होना चाहिए। ये कहते हुए उसने शाहपरी का मुंह चूम लिया। शाहपरी ने कहा, मेरा ख्याल है अब हम लोगों को यहाँ से चल पड़ना चाहिए। अगर उनकी तलाश में दूसरे पुलिस वाले इस तरफ आ निकले तो हमारा बचना मुश्किल हो जाएगा। शारिक बोला, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन जाने से पहले हमें उनका एमुनिशन अपने कब्जे में ले लेना चाहिए। राइफलें तो हमारे पास भी हैं, मैगजीन और गोलियों की हमें जरूरत पड़ेगी। वो लोग मुर्दा पुलिस वालों की राइफलों से मैगजीन निकालने लगे। उनके सीनों पर भी गोलियों से भरे हुए बेल्ट लगे हुए थे। उन्होंने सबके सब बेल्ट उतार कर अपने सीनों पर सजा लिए। शारिक मुर्दा पुलिस वालों के लिबास की तलाशी लेने लगा। उसने उन सब की जेबों से करेंसी नोट भी निकाल लिए और वो नोट मोहम्मद उमर की तरफ बढ़ाते हुए बोला, ये अपने पास रखो, रास्ते में कहीं जरूरत पड़ जाएगी। वो लोग रुके बगैर रात भर चलते रहे। चांद की रोशनी में उन्हें सफर करने में ज्यादा दुश्वारी नहीं हो रही थी, लेकिन आगे रास्ता दुश्वार गुजार था और सफर जारी रखना खतरनाक साबित हो सकता था। इसलिए उन्होंने एक चट्टान के दामन में पड़ाव डाल दिया। इस तवील थकन ने उन्हें बुरी तरह निढाल कर दिया था। उन्होंने घोड़ों को लंबी रस्सियों से पत्थरों के साथ बांध दिया और पत्थरों पर लेटकर सो गए। आमतौर पर रात को एक आध आदमी जागता रहता था, लेकिन उस रात कोई भी न जाग सका। सब लोग बेसुध होकर सो गए थे।